नमस्कार दोस्तों, आज की इस सुहानी शाम में मैं सुशांत जसवाल, ईमेल कोऑर्डिनेटर आईआईटी मद्रास, आप सभी का इस ईमेल वेबिनार सीरीज 2021-22 के नए वेबिनार सेशन में तहे दिल से स्वागत करता हूं। ईएमएल आईआईटी मद्रास का एक ऐसा अनूठा भाग है जहां प्रसिद्ध हस्तियां जैसे कैलाश सत्यार्थी, हिज होलीनेस दलाई लामा और अन्य जानी मानी हस्तियों ने प्रभावशाली भाषण दिए हैं। इसी परंपरा को कायम रखते हुए आज के वेबिनार के मुख्य अतिथि है श्रीमान अमन धतरवाल जी, जिनका मैं तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। स्वागत है अमन जी आपका। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप वहाँ पे बच्चे हैं। अभी ऑनलाइन वेबिनार है, कुछ दिख नहीं रहा है, सिर्फ खुद की शक्ल दिख रही है। आईआईटी मद्रास अपने आप में यार, आईआईटी में घुसना, एडमिशन लेना, वहाँ पे पढ़ना आपके पेरेंट्स के लिए, आपके खुद के लिए बहुत ही एक प्राउड चीज़ है। और कल ही मैं कुछ पढ़ रहा था कि हर एक दिन जो आप ज़मीन के ऊपर हो वो एक अच्छा दिन है। एवरी डे अबव द ग्राउंड इज़ अ ग्रेट डे। तो कभी भी लाइफ में स्ट्रेस हो रहा हो, टेंशन हो रही हो, पता नहीं आगे क्या होगा, करियर में क्या कर रहा हूँ, फ्यूचर में कहाँ जा रहा हूँ, या आज का दिन बहुत बुरा रहा, तो जिंदा है तो सब बेहतर है। हमारे पास यार करीबन हम 18-20 साल की उम्र यार हमारी हो चुकी है। 80-100 साल हम लगभग जी रहे होंगे। 1/4 लाइफ हमारी जा चुकी है, 3/4 लाइफ बची हुई है। आप में से काफी इंडिविजुअल्स होंगे जिन्होंने ऑलरेडी आईआईटी के बच्चे हो यार, तो सारे मिशन स्टेटमेंट जिंदगी में करना क्या है वो सब तो ऑलरेडी लिख रखा होगा। आप में से काफियों ने लिख रखा होगा कि हम एक बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, कोई पॉलिटिक्स में जाना चाहता होगा, एमएलए, एमपी, सीएम, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, मैं अपना एक बड़ा स्टार्टअप खोलना चाहता हूँ, फॉर्ब्स की 30 अंडर 30, 25 अंडर 25, या फिर मिलियनेयर बिफोर 30, ये सारे आपके दिमाग में होते हैं। मम्मी को यहाँ ले जाना है, मम्मी के वो करना है पेरेंट्स के लिए, कोई गाड़ी होती है किसी के दिमाग में, कोई बड़ा सा घर होता है, कुछ कुछ सपने हमने अपने लिए सिजो के रखे हुए होते हैं। मात्र 15 मिनट अभी मुझे मिले हैं। यूजुअली 4-5 घंटे का सेमिनार होता है, तो मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चीजें रखने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि हम में से 50% से ज्यादा लोगों को कैंसर होगा हमारी जो जनरेशन में, और 33% जो जनता है उसको डायबिटीज होगा। और हम अभी वेस्टर्न वर्ल्ड से काफी चीजें सीख रहे हैं। अगर हम सिर्फ यूएस की बात करें तो उधर 42% डाइवोर्स रेशियो है। ये जितनी भी हमने चीजें बताई ये बहुत कॉमन चीजें हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अबाउट 33%, अबाउट 50%, एक हाई प्रोबेबिलिटी है। 3 गड्ढों में से हम में से मेजोरिटी लोग एक या दूसरे गड्ढे में जरूर फंस रहे होंगे। काफी बार हम भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, 10 साल गुजर जाते हैं, 20 साल गुजर जाते हैं, 30 साल गुजर जाते हैं, और फिर आके पता चलता है कि यार जा कहाँ रहे थे, ये क्या हो गया, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। मानो आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी, आप आईआईटीज के अंदर घुसे, बहुत बढ़िया, आपने अपने कॉलेज के अंदर बहुत अच्छी मेहनत करी, और फिर आपने एक प्लेसमेंट लिया। हम अपनी अपनी कक्षा के लिए एक बार कुछ लोग हायर कर रहे थे, तो हमें एक माइक्रोसॉफ्ट का व्यक्ति मिला और एक गूगल का था, तो ये दोनों थे। तो माइक्रोसॉफ्ट वाले से मैंने पूछा कि यार आपके अगले 5 साल के प्लान क्या हैं, और अभी आप यहाँ पे इंटर्नशिप क्यों करना चाहते हो? वो होता है ना, एक बार आपकी जॉब लग जाती है फिर भी 1 साल बचा होता है, तो उस दौरान आप इंटर्नशिप और देखने के लिए, एक्स्ट्रा अर्निंग। मैं बोला भैया मैं अगले 5 साल नहीं, अगले 10 साल बाद मैं गायों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। हमारे देश में जो गायें हैं उनके लिए मैं फार्म्स वगैरह बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा 10 साल बाद क्यों कर रहे हो? 10 साल का उनको क्यों सफर करने दे रहे हो? आज ही से शुरू हो जाओ, ऐसा क्या होगा 10 साल बाद? मैंने कहा 10 साल बाद पैसे आ जाएंगे मेरे पास। मैंने कहा कितना पैकेज है? बोले अभी मेरा 42-43 लाख से। मैंने कहा बेस पे कितना है? बोला यार अभी मेरा अराउंड 20-21 लाख का बेस पे हो जाएगा इसके अंदर। मैंने कहा ओके। अब 20 लाख में से मान लेते हैं वो व्यक्ति 15 लाख के अराउंड सेव कर लेते हैं, ठीक है। वो जो 40 लाख का पैकेज होता है उसमें 20 लाख के स्टॉक्स होते हैं जो 4-5 साल में आपको बंट के मिल रहे होते हैं, तो बेस आपका 20-21 होता है। 15 लाख की आप सेविंग करते हैं। मैंने कहा 10 साल में हम इन्फ्लेशन को एक बार हटा देते हैं, कल को आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, एक्स्ट्रा खर्चा होगा, तो चलो प्रमोशन भी होगा, ऐसा कुछ एज्यूम कर लेते हैं।
15 लाख इंटू 10 क्या होता है? बोला 1.5 करोड़। मैंने कहा ऐसा करते हैं, थोड़ा राउंड ऑफ कर लेते हैं, 1.5 से भी ज्यादा ले लो, 2 ले लो, 2.5 करोड़ ले लेते हैं। मान लेते हैं आपने 10 साल में 2.5 करोड़ रुपए बचाए। अब क्या इन 2.5 करोड़ के साथ आप गायों का अपना मिशन कर सकते हो? बोले भैया समझा नहीं। मैंने कहा क्या आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे? खुद का घर का दिया जल रहा होगा, तभी तो दूसरों के दिए हम जला रहे होंगे। बोला भैया क्या, समझा नहीं। मैंने कहा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि अच्छा ये बताओ, सब के सब लोग अपने जिंदगी के अंदर एक घर तो बनाना चाहते होंगे, चलो बनाना नहीं चाहते तो किसी शहर के अंदर एक 3 BHK 4 BHK सब लेना चाहते हो, IIT में पहुंच रहे हो तो अब इसका प्राइस ही 1 से 2 करोड़ का लगभग हो जाता है। फिर अगर गाड़ियां भी लेते हो, चलो बड़ी गाड़ियां नहीं ले रहे, छोटी छोटी भी आपने 2-3 अपनी जिंदगी के अंदर गाड़ियां ली, तो ये भी अराउंड 50-1 लाख की आपकी गाड़ियां हो जाएंगी। आपके अगर 2 बच्चे भी हैं, इनकी आपको एजुकेशन करानी है इंडिया में, कल को एक बच्चा बोल सकता है मुझे मेडिकल करना है, एक बच्चा बोल सकता है मुझे फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ना है, तो 1-1 करोड़ दोनों बच्चों का मान लेते हैं स्कूलिंग प्लस ग्रेजुएशन करने। फिर इनकी शादियां भी करानी है, मेडिकल एक्सपेंसेस भी कराने हैं, ऐसे सारे खर्चे नापे तो 5-6 करोड़ का बिल तो यही बन गया। मैंने कहा आपने अभी 2.5 करोड़ सेव किए हैं, तो आप टोटली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो हो ही नहीं, आप अपनी जॉब छोड़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यार मैं जैसे ही छोड़ूंगा मेरे तो अभी भी खर्चे पेंडिंग है, मेरा तो परिवार अभी बड़ा हो रहा है, इसकी तो और जरूरतें बनेंगी, तो 10 साल बाद भी हम गायों के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। तो वो खड़ा होकर फिर सोचने लगा कि यार अब क्या करूं मैं। तो ऐसे ही फिर उससे मैंने खैर बाकी बातें करी कि किस प्रकार से वो आज ही से शुरुआत कर सकता है। अभी टाइम थोड़ा कम है तो मैं सिर्फ पॉइंट्स यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि हो सकता है आपका सपना हो कि मैं मिलियनेयर बनना चाहता हूँ बिफोर 30, बिफोर 25, पर आप जिस गोल के पीछे भाग रहे हो, मिलियनेयर का मतलब होता है करीबन 7-7.5 करोड़ रुपए, और सरकार टैक्स काटती है 30%, तो लगभग आपको 10-11 करोड़ कमाओगे तब जाके आप मिलियनेयर बनोगे। आ, तो अगले 10 साल में 10 करोड़ कमाने मतलब आपका 1 करोड़ का सेव हर साल आ रहा हो, लीनियर अगर हम देखें तो। अब इतना बड़ा पैकेज तो इंडिया में किसी का नहीं है। जब गूगल वगैरह भी 1.5 करोड़ का पैकेज देते हैं तो वो इंटरनेशनल पैकेजेस हैं, ठीक है, वो इंडिया के पैकेजेस नहीं है, तो क्या करें। तो वहीं आपके दिमाग में चमकेगा कि यार सिर्फ शायद या तो कोई स्टार्टअप या कुछ ऐसी मेरे को वेल्थ इंजन बनाना पड़ेगा जिसके अंदर अगर मैं 100 रुपए डालूं तो अगले एंड से 150 रुपए निकले, उन 150 रुपए को मैं वापस डालूं तो 225 रुपए निकले। तो अब इस वेल्थ इंजन पे कैसे बिल्ड, अगर आप इंडिया के अंदर अब करीबन 140 करोड़ लोग हैं, ठीक है, तो पॉपुलेशन की कमी तो डेफिनेट नहीं है, सबसे यंग नेशन है, यूथ की कमी भी अभी बिल्कुल नहीं है। सबसे ज्यादा हमें जिस चीज की जरूरत है आज के दिन वो है जॉब, जॉब अपॉर्चुनिटीज, या स्पेशली वो लोग जो उसे क्रिएट कर सकें। आप अभी हो सकता है अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, पर आज से 4-5 साल बाद देखो दो प्रकार के लोग होते हैं। एक व्यक्ति है जिसे अपने काम में बहुत मजा आ रहा है, मान लो किसी को पुलिस ज्वाइन करना है, किसी को आर्मी ज्वाइन करना है, किसी को नेवी ज्वाइन करना है, या किसी को हार्डकोर कोडर ही बनना है, किसी को रिसर्च के अंदर जानना है और वही उसकी लैला है, वही उसकी नेहा है, तो वो व्यक्ति वही काम करे, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि पर मेजोरिटी ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने काम में उतने खुश नहीं होते। हम एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत ही डेस्परेट जीव होते हैं, डेस्परेट जीव इन द सेंस कि अभी तो हमारे मम्मी पापा हमारा खर्चा दे रहे हैं, ऑल्दो आप कॉलेज में हो तो अपने खर्चे खुद उठाना स्टार्ट करो, एटलीस्ट कोशिश करो। मैं आपको हमेशा वो चीज रिकमेंड करूंगा जो मैं खुद कर रखी होगी, या मैंने लोगों को भी छोड़ो, मैंने खुद किया होगा। आप अगर कॉलेज में 5,000 रुपए से भी कमाना स्टार्ट, मेरे को 1.5 साल लगे थे अपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का मिला के पहले 14,000 अर्न करने में। पर मनी और वेल्थ आपकी जो होती है ये लीनियरली ग्रो नहीं करता, ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। ठीक है, शुरुआत में बहुत कम होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस को टच कर रहे होगे, और फिर बाद में ये एकदम से खींचता है जब आपका 3-4 साल का बेस बन चुका होता है। आप अपने डोमेन में ऊपर के 5%, 1% लोगों में जब आ जाते हो, आपकी स्किल इतनी वैल्यूएबल हो जाती है कि लोग आपको पैसा उस चीज के लिए देते हैं। पूरे जिंदगी की बात तो नहीं करूंगा, पर एक दिन की अगर हम बात कर ले, मान लो आपकी उम्र 25 साल है, उस एक दिन में करीबन 8 घंटे का आप रेस्ट रह गए हो, ये मैं मान रहा हूँ, 16 घंटे बच गए। अब ये जो 16 घंटे हैं इसमें आप 8 से 10 घंटे काम कर रहे होगे, 8 घंटे काम, 2 घंटे ट्रैवलिंग, और जो बचा हुआ समय है वो आपका परिवार और रिलेशनशिप के लिए हुआ। तो जिंदगी में आप सबसे ज्यादा समय किसको दे रहे हो? अपने काम को, जो कि आप 8 से 10 घंटे कर रहे हो। और अगर हम
अपने काम से ही उतने खुश नहीं है। हम सिर्फ इसलिए वो काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यार हमारे घर की जरूरत, हम एक डेस्परेट जीव हैं, हमारे खर्चे चल रहे हैं, रेंट है, बिजली है, गैस है, हेल्थ केयर है, आपके बच्चों की एजुकेशनल फीस है, राशन है। अच्छी बात है, वो चीजें भी बहुत जरूरी हैं। पर अगर हमारा उस काम में मन नहीं है, हम उस काम को करते हुए खुश नहीं हो रहे, 8 घंटे का काम है और हमारा मन नहीं कर रहा कि यार 8.5 और 9 घंटे या पूरा नाइटर मार के भी मैं करता रहूं, पर ये काम पहले खत्म हो, तो हो सकता है हम अपनी जिंदगी को फुलेस्ट लेवल तक सबसे अच्छे तरीके से ना जी रहे हो। तो अगर आपका तहे दिल से मन है कि भाई मैं फौज में जाना चाहता हूँ, मैं सरकारी जॉब करना चाहता हूँ, मैं एक हार्डकोर कोडर बनना चाहता हूँ, मैं रिसर्च में जाना चाहता हूँ, मैं मेडिकल में जाना चाहता हूँ, ग्रेट, आप जाओ। पर अगर आप वो डेस्परेट जीव हो जो कि शायद अपनी जॉब के साथ खुश ना हो, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा सोचें जहाँ पे बजाय हम एक जॉब सीकर के हम एक जॉब प्रोड्यूसर बन सकें कल को 4-5 साल बाद। बजाय एक जॉब के पीछे भागने के हम कल को 200 लोगों को जॉब प्रोवाइड कर पाए, 400 लोगों को जॉब प्रोवाइड करा पाए, 1000 लोगों को जॉब प्रोवाइड करा पाए। तो अभी जब कॉलेज में घुसा था यार आप लोगों की तरह, तो मेरा आईआईटी में नहीं हुआ। ठीक है, तो पहले काफी उदास टाइप होते हैं, पता भी नहीं होता दूसरे क्या कॉलेज है, फिर किसी ने कहा कोई एनएसआईटी वगैरह है उधर आईटी वाईटी मिल जाएगा। मैं ठीक है, फिर किसी ने कहा नहीं पैकेज लग जाता है कंप्यूटर साइंस आईटी हो, तो हमारे 8 सीनियर थे जिनका 1.25 करोड़ का पैकेज लगा गूगल में। हमने कहा यार ये तो अच्छे नंबर है, हम इन्होंने 1.25 करा है, हम तो 1.5 पौने 2 करोड़ का जरूर निकालेंगे। फर्स्ट ईयर में आप अच्छे से पढ़ाई करी, कोडिंग वोडिंग। पापा के सपने ये थे यूपीएससी वगैरह निकालें, 11 भाई थे सब सरकारी में, तो मैं भी वही गवर्नमेंट एग्जाम में जाऊं। तो आ, पर जैसा मम्मी ने सोचा था प्राइवेट सेक्टर में जाए, पर जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मतलब सेकेंड ईयर आया, मैं अपना ऑलरेडी कुछ प्राइवेट मैंने स्टार्ट किया था ये सोशल मीडिया बोलने के लिए। मुझे बोलना बिल्कुल नहीं आता था, बहुत शाय था। मेरा फर्स्ट वीडियो है 7 साल पुराना, 6 साल पुराना, आप जाएं, बड़ा ऐसे फेक इंग्लिश एक्शन एक्सेंट है। ठीक है, 20 किलो कम है, 70 किलो कम है, पतला सा एकदम। पर ठीक सोचा कि चलो ठीक है यहीं से शुरुआत करते हैं। आप अगर आपको नहीं पता है कि यार अभी मैं क्या कर रहा हूँ, तो बहुत नॉर्मल चीज है वो, ठीक है, पर आप एक गोल के प्रति पीछे जरूर भाग रहे हो। जैसे मेरे को ये पता था 12th के बाद एक कमी क्या है कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, बोल अच्छे से नहीं पाता, तो चलो भाई उस चीज के ऊपर काम करते हैं। तो बहुत सारी चीजें बतानी है, समय थोड़ा सा कम पड़ रहा है। जैसे एक बच्चे ने एक बार सेमिनार हो रहा था, अब उसने कहा कि मैं अपने पापा से जब पूछने जाता हूँ कि स्टार्टअप करूँ नहीं करूँ तो बड़ा डर लगता है, तो उसके लिए क्या करूँ भैया। तो ये देखो बहुत सिंपल है, मैंने कहीं पे पढ़ा था और बहुत अच्छा एग्जाम्पल लगा मुझे वो। आपको कॉलेज में कोई लड़की पसंद आती है, तो क्या आप पहले पेरेंट्स से परमिशन लेते हो, जाके प्रपोज कर लेते हो? आप जाके प्रपोज कर लेते हो, क्यों? क्योंकि पेरेंट्स तो क्या कहेंगे, नहीं बेटा नहीं करना है, थोड़ा सेफ रास्ता नहीं है, ठीक है, भटक जाओगे रास्ते से, सब लोग नहीं। उसी प्रकार से जब आपको कोई करियर पसंद आता है, तो आप अगर पेरेंट्स से परमिशन की वेट कर रहे हो, तो जनाब उस नेहा को, उस लैला को कोई उठा ले जाएगा। आप बहुत दिन तक सोचते रहोगे, काफी दिन होते हैं यार ये तो मेरा आइडिया था, इन्होंने तो कर भी लिया, 2 महीने बाद आप देखते हो। तो आइडिया सबके पास आते हैं, एक रिसर्च बेस्ड फैक्ट है, हर व्यक्ति के पास ऐसी 4 अपॉर्चुनिटीज आती हैं एक साल में जो कि उसे मिलियनेयर बना सकती हैं। अब चलो पिछले 18 सालों में 8 साल आपने बोलना चलना सीखा, पर पिछले 10 सालों में आप करीबन 10 × 4 40 अपॉर्चुनिटीज मिस कर चुके हो। प्रश्न ये है, अगले 50 सालों में 50 × 4 200 अपॉर्चुनिटीज मिस करनी है क्या? किसी को कुछ नहीं आता यार, जब सब पैदा होते हैं सब बुद्धू होते हैं, किसी को सब सीखना होता है। हमें हर एक चीज को सीखो। एटलीस्ट अगर आप एक चीज जो सेमिनार से लेके जाना चाहते हो, एक एविड लर्नर बनो, हर दिन आपकी 1 से 2 घंटे की नई लर्निंग हो रही हो। 3 ही डोमेन है जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट। पहला है आपका फाइनेंशियल, सब ठीक है क्या? पर पैसा सब कुछ नहीं होता। आपके पास 200 करोड़ रुपए हैं, पर आपकी बीवी आपको पीटती है, कोई फायदा नहीं है। 200 करोड़ है, पर आपकी हेल्थ एकदम खराब है, नीचे से आप कुछ उठा भी नहीं सकते, तो भी कोई फायदा नहीं है। तो फाइनेंशियल, फिर आपका हो गया रिलेशनशिप, आपके पेरेंट्स के साथ कैसे हैं, घर परिवार, छोटा भाई बहन, कल को और बड़ा परिवार। और तीसरा आपका हेल्थ। हेल्थ में मेंटल हेल्थ भी आता है, फिजिकल हेल्थ भी आता है। हर दिन इन तीनों में ग्रोथ होनी चाहिए, और स्पेशली आज के दौर में मेंटल ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार एक कैट एग्जामिनेशन के बहुत अच्छे टीचर हैं, तो उनसे मैं बात कर रहा था, अगर आपने उनका नाम भी सुना, काफी उनकी किताबें, सबसे मोस्ट
फेमस बुक्स उन्हीं की हैं, मैं नाम भूल गया हूँ, ए से है कुछ बुक्स का नाम, अरुण शर्मा है या क्या है, दिमाग से निकल गया मेरे। उन्होंने कहा एक ये कैट एग्जाम है, इसको क्लियर करने के लिए 3 से 6 महीने काफी होते हैं। पर मैं हमेशा एक बच्चे को कहता हूँ कि पहले यार अपना मेंटल स्किल्स ठीक कर लो, पेड़ काटने से पहले कुल्हाड़ी शार्प कर लो, पहले थोड़ा मेंटल सुडोकू खेलो, ठीक है। ये क्विजेस पजल्स वाली किताबें करो, बेसिक एनालिटिकल रीजनिंग है, इस पे अपनी आपको कुल्हाड़ी तेज करनी होगी। और अब जब आप, चाणक्य ने कहा है एक जिंदगी में अगर हम स्वयं अपनी जिंदगी की गलतियों से सीखने लगे तो जिंदगी कम पड़ जाएगी, इसलिए बाकियों की गलतियों से सीखना होता है। और बाकी की गलतियां ऑथर्स अपनी किताबों में लिखते हैं, पूरी जिंदगी की सीख एक सिंपल सी किताब में होती है। फैक्ट्स बताओ आप अवेयर हो आपके सराउंडिंग में हो क्या रहा है, लोग सोचते कैसे हैं। कोई भी स्टार्टअप पे आप काम करना चाहते हो, पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट 100 पोटेंशियल कस्टमर से जाके पूछ लो कि जो मैंने दिमाग में सपना लिया है वो चलेगा भी, आपको अच्छा लग रहा है या मैं ही खुश हो रहा हूँ बस उसको सोच सोच के। अगर हम 100 लोगों से नहीं पूछ पा रहे हैं तो मत करो शुरुआत, ठीक है। क्योंकि होगा क्या, कल को जब हम ऑलरेडी 6 महीने 8 महीने चल चुके होंगे तब हमें अपनी गलती रियलाइज हो रही होगी। आइडिया के साथ प्यार में मत पड़ो, वो आइडिया बहुत बार आइटरेट होगा, जैसे जैसे कस्टमर आपको कहेगा कि ये चीज बदलो, ये चीज बदलो, ये चीज बदलो, वो चीज अच्छी है। स्ट्रेस को तो मैं एक बार कुछ देख रहा था, आई गेस ओयो के फाउंडर थे, उन्होंने कहा कि यार मैं एक होटल ठीक करके आता था और इतने में जैसे ही दूसरे में जाता था पीछे से कॉल आता था कि वो हेल्पर बॉय भाग गया है। ऐसे बहुत सारी कंप्लेन आती, तो जब भी ऐसी कंप्लेन आने लग जाए तो खुश हो जाओ, क्योंकि इनको आपको गेम की तरह ही देखना होगा कि आज इतना लोड ले लिया, आज इतना लोड ले लिया। और फिर हमेशा याद रखना कि एवरी डे विच इज अबव द ग्राउंड इज अ गुड डे, ठीक है। हमारे तो है नहीं, 50 साल बाद तो यार होंगे भी नहीं, शायद 70 साल बाद हम जिंदा भी ना हो यहाँ पे। मेरा गोल अभी ये है कि यार अभी करीबन 24 साल का मैं हो गया हूँ, आईएफएसए ऑर्गेनाइजेशन में वर्ल्ड में 25 अंडर 25 के लिस्ट में डाला मैंने। कहा मैं, मेरा ऐसा मानना है आप जो चीज को लिख लोगे ना, अगर आप में इतना करेज है कि आप किसी चीज को लिख लो तो पूरा यूनिवर्स अपनी ताकत लगा देगा आपको वो चीज रीच कराने में। शर्त ये कि एक दो चीज ही लिखना, सब कुछ मत लिख देना। एक चीज के पीछे ही भाग सकते हो, एक ही नेहा से प्यार कर सकते हो, एक ही लैला से प्यार कर सकते हो, मल्टीपल नेहा के पीछे मत मांगना भगवान से, ठीक है। तो वो आप अपना देखें। मेरा मानना ये, मेरा मेरा गोल है 30 की उम्र में फार्मिंग स्टार्ट करनी है इंडिया में, एक ठीक ठाक लेवल पे। मेरे को बहुत अच्छा लगता है खुला खुला, मैं ज्यादा भी नहीं तो पिछले 2-3 महीने से रोज एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा सिर्फ फार्मिंग के बारे में सर्च कर रहा हूँ। मेरे पापा पूछते हैं बेटा क्या कर रहे हो ये, क्या कर रहे हो ये, मेरे को ठीक लगता है। पर गोल सेट कर रखे हैं कि कब क्या करना है। 30 की उम्र तक भागेंगे, बहुत दबा के भागेंगे, ठीक है। और एक बार किसी ने पूछा था, जैसे ये तो यहाँ पे थोड़े शरीफ बच्चे बैठे हैं, जब ऑफलाइन सेमिनार होता है तो बच्चे काफी बार पूछते हैं भैया शादी कब करोगे। मैंने कहा शादी ऑलरेडी कर रखी है नेहा के साथ, ठीक है, और बच्चे भी कर रखे हैं, एक दो बच्चे हो गए। हर एक बच्चे को स्टार्टअप होता है, स्टार्टअप एक बच्चे की तरह ही होता है, 10-10 साल लगा के बड़ा करेंगे, ठीक है। उसको आप खाना नहीं खिलाओगे वो बीमार हो जाएगा। और अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है ना यार, तो आप बहुत डेड फील करोगे। कोई भी बड़ी गाड़ी लेने से, मैं कॉलेज से 4th ईयर में था जब मैंने अपनी ड्रीम कार ली थी, वो मर्सिडीज की एक एसयूवी आती है, मैं लेके अपना फेयरवेल में गया, तो बच्चे कह रहे यार तूने ले ली, मैंने कहा ले ली मैंने। वो पूरा आपका शौक है वो उतर जाता है। आप सबसे सुंदर पहाड़ी पे चले जाओ, आप मनाली पे चढ़ जाओ, 6 महीने बाद आप बोर हो जाओगे, क्योंकि अब आपको शहर की याद आएगी, यार मॉल होते थे शहर में, यहाँ पे क्या करूँ, ठीक है नेटवर्क भी नहीं आता, वाईफाई भी नहीं चढ़ रहा है यहाँ। सिमिलरली वो गाड़ी भी 2-3 महीने में बहुत उतर गया, फिर समझ में आया यार इतना पैसा किसी और अपने स्टार्टअप पे लगाया होता वो कितना अच्छा रिटर्न देता है, कहीं एटलीस्ट कहीं इन्वेस्ट करते। वो गाड़ी निकाली मैंने। प्लस मेरा ये भी मानना था नजर लगती है ऐसी चीजों से। मैं पिछले 2-3 साल से अब अपनी एक सेकंड हैंड स्विफ्ट चलाता हूँ, 11 साल पुरानी, मात्र 2.5 लाख रुपए की। और उसको चलाते वक्त बिल्कुल डर नहीं लगता मुझे। अगर आप देखोगे बड़े बड़े लोग, वॉरेन बफेट आप जानते होंगे राइट सब, उनके अगर आप देखोगे घर कौन सा है, गाड़ी क्या है, बिल्कुल सिंपल व्यक्ति। अगर आप जेफ बेजोस जानते होंगे, उनकी नेटवर्थ $10 बिलियन जब हो गई थी तब भी वो एक सिंपल होंडा में चलते थे, ठीक है। क्योंकि कभी कभी हम ये बड़े गाड़ी, बड़ा मोबाइल, बड़ा लैपटॉप, एक लैपटॉप है फिर भी एक नया लैपटॉप ले रहे हैं क्योंकि भाई एप्पल ने निकाल दिया है, ये हम अपने पड़ोसियों को
अपने रिलेटिव्स को दिखाने के लिए लेते हैं, जिनको शायद हम पसंद भी नहीं करते। तो आप कुछ इस प्रकार से समझने की कोशिश करो। मान लो आपका 2 लाख रुपए का पैकेज है मंथली, बहुत शानदार पैकेज है, और आपको कोई कहता है मैं आपको 2 लाख रुपए दूँगा, आप अपनी ज़िंदगी के 10 से 12 घंटे मुझे दे दो। आप कहते हो लो मेरे 10 से 12 घंटे, ये 2 लाख रुपए दो। फिर एक प्रोडक्ट कंपनी आती है, वो कहता है 2 लाख का लो जी लैपटॉप पे ले लो। अब आपको लग रहा है वो लैपटॉप आपको खुशी देगा। आपने अपनी पूरी एनर्जी किसी को दी, जो पैसा कमाया, उसे बजाय किसी वेल्थ इंजन को बनाने के, जिसमें आप कल को ₹100 डालते, ₹150 निकलता, आपने एक ऐसी प्रोडक्ट पे लगा दिया जो कि आपकी अर्जेंट या नेसेसिटी नीड भी नहीं थी। ठीक है? तो आपको शांति नहीं मिलेगी मन में, आप खुश नहीं होगे, आप समझ में भी नहीं आएगा खराब क्या चल रहा है। तो भगवत गीता में भी इस चीज़ का लिखा है, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों के कंट्रोल में है ना, वो व्यक्ति खुश नहीं रहता। तो इंद्रियाँ किसके कंट्रोल में होती हैं? मन के कंट्रोल में होती हैं। और मन किसके कंट्रोल में होता है? बुद्धि के कंट्रोल में। और अब इस बुद्धि को कैसे कंट्रोल करें? ज्ञान की प्राप्ति से। जब आपको नॉलेज होगा कि भाई ये ज़हर है और इस ज़हर को खाने से मौत हो सकती है, ठीक है? या फिर भई ये मीट है, ये नॉन-वेज है और नॉन-वेज को खा के कल को मेरे को ये 25 बीमारियाँ हो सकती हैं, या फिर ये दूध है। मैं राजस्थान से बिलॉन्ग करता हूँ। हमारे यहाँ पे कुछ हो या ना हो, दूध ज़रूर होता है। और मैंने कुछ रिसर्च वगैरह करी तो पता चला कि थोड़ा वीगन फूड के क्या बेनिफिट्स हैं, और जो भी हम एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट खाते हैं उससे क्या-क्या नुकसान होते हैं। एक नेटफ्लिक्स पे शो भी है, व्हाट द हेल्थ, ज़रूर देखें अगर आप देख सकते हैं तो। हाइली रिकमेंडेड, व्हाट द हेल्थ, ठीक है? तो मैंने दूध छुड़वाया। 2 महीने बाद मेरे को घरवालों ने कहा, "नहीं जी नहीं, ये क्या कर रहे हो बेटा? घी नहीं खा रहा।" अरे बेटा घी नहीं खा रहा, दही नहीं पी रहा, ऐसे क्या जी रहा है? मैंने वापस उन्हें फिर मैंने पूरे घर को बैठा के दिखाया वो। मैंने कहा ऐसा करते हैं, सबके हाथ काले कराते हैं। अब पूरा घर को मैंने वीगन बना रखा है। मम्मी, पापा जो पिछले 50 साल से चाहे दूध, चाय, हर एक चीज़ छुड़वाई उनकी। तो मम्मी बचपन में सॉरी फर्स्ट ईयर में जब था तो यूट्यूब चैनल के लिए मना कर रही थी। मैंने कहा क्या करें? मैं कहा 10 मिनट का वीडियो 10 मिनट लगते हैं बनाने में। कोई मान भी जाती थी, टेक थोड़ा ना पता था मम्मी को। हाँ, 10 मिनट ठीक है काफ़ी। फिर भी दिक्कत करती थी, मैं मम्मी को यूट्यूब में लेके आया, चलो हाथ काले कराते हैं, मम्मी को कैसे रोकेंगे। क्योंकि आप पेरेंट्स से परमिशन लो। मैं बीकानेर में जाके सेकंड थर्ड ईयर में स्टूडियोज़ बनाया करता था। पापा को पता भी नहीं होता था, मम्मी को, कि ये दिल्ली से ट्रेन लेके बीकानेर चला गया है, फरीदाबाद चला गया है, स्टूडियोज़ बना रहा है। करना है तो करना है। आप डेट से पहले थोड़ी ना पूछते हो, पापा आज नेहा के साथ डेट पे जा रहा हूँ मैकडॉनल्ड्स, या यहाँ पे आज वही स्टारबक्स वगैरह जा रहे हैं, नहीं। तो बस यही है जो चीज़, एक चीज़ माँगो यूनिवर्स से, उसको लिख लो पन्ने के ऊपर, ठीक है? मेरा बहुत, बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है, जिस चीज़ को आपने पेज के ऊपर लिख लिया। मैं अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में था, एक वीडियो देखा मैंने, हाउ टू बिकम अ मिलियनेयर एट 26, कोई अंग्रेज़ था, बीएमडब्ल्यू के साथ में थंबनेल लगा रखा था। याद नहीं वीडियो में क्या बोला, पर मेरे दिमाग में आया कि यार 26 में कूल है तो 22-21 में तो कितना कूल लगेगा। 1.5 साल बाद लगभग जब हम कॉलेज से ग्रेजुएट हो चुका था, तो हमने वो नंबर अचीव कर लिया था। मतलब वही 21-22 साल उम्र थी। और जैसे ही वो वीडियो देखा था, पीछे मेरे एक स्मार्ट बोर्ड था 6 बाय 4 फीट के जो होते हैं, उसपे मैंने लगाया किस प्रकार से हम और स्टूडियो बना सकते हैं। कोई बुक पढ़ा दूँ क्या? बच्चों को पढ़ा दूँ? क्या करूँ? क्या करें? सब कुछ तिकड़म लगाने के बाद भी वो अमाउंट 2 सीआर बन रहा था, बन भी नहीं रहा था 7 सीआर। पर फिर भी आपकी जब भूख होती है, आप एक ही चीज़ के पीछे भागते हो, थोड़ा सैक्रिफाइस भी करने होंगे, ठीक है? अब नेहा के साथ घूमने जाना है तो दोस्तों को सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा, उनके साथ थोड़ी ना घूम पाओगे, ठीक है? पेरेंट्स को भी थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। अपने 20s के अंदर हो, टीनेज जस्ट पार करी है, नेगेटिव लोगों से बहुत-बहुत दूर रखना है आपको, ठीक है? उस कमल की तरह आपको रहना है जो कि कीचड़ में भी गीला नहीं होता है, समझ रहे हो आपको? आपको अंदर से पॉजिटिविटी लेके आनी होगी। जब भी कुछ बुरा लगे हमेशा सोच लो एवरी डे अबव द ग्राउंड इज़ अ ग्रेट डे, ठीक है? मरने से तो सभी बेहतर है। तो बस इतना ही है। और अब कोई क्यूएनए वगैरह है, मैंने 15 मिनट से जी ज़्यादा जी, किया हूँ। कोई बात नहीं। पर बहुत मज़ा आया हमें। आपकी जितनी भी आपने बात कही उस सबसे मैं सहमत हूँ, और उसी के ऊपर मैंने कुछ प्रश्न बनाए हुए हैं जिन जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अन्य बच्चों के प्रश्न थे ये, तो उनमें से जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे वो मैं आपके समक्ष रखूंगा। सबसे पहले तो ये है कि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या बोर्ड परीक्षा के समय विद्यार्थी प्रेरणा की खोज में होते हैं।
तो या तो वो प्रेरणा स्वयं में ढूंढने की कोशिश करते हैं या फिर आस पड़ोस में। तो जब वे आस पड़ोस में ढूंढते हैं तो लोग तो उन्हें सुना देते हैं और उन्हें बता देते हैं कि देखो, परीक्षा के समय पढ़ाई के अतिरिक्त और कहीं ध्यान नहीं होना चाहिए, तुम्हें केवल पढ़ते ही रहना चाहिए। तो ऐसे महत्वपूर्ण समय में क्या विद्यार्थी को बस पढ़ाई में ही प्रेरणा ढूंढनी चाहिए या फिर पढ़ाई के साथ साथ उन कार्यों में भी प्रेरणा ढूंढनी चाहिए जिन्हें करने से उन्हें आनंद मिलता है? मैं दोबारा वही बोलूंगा, पढ़ाई करने में सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है कि इंद्रियां कंट्रोल नहीं होती। मन करता है ये कर लूं, मन करता है वो कर लूं, मन कंट्रोल नहीं होता। तो बुद्धि को कंट्रोल करते हैं ज्ञान की प्राप्ति। तो आप अपने आप से पूछो पढ़ना क्यों है, और नहीं पढ़ूंगा तो क्या होगा। तो आपके अपने आप प्रश्न आ जाएंगे। देखो यार, अगर आपने अपनी मम्मी को देखा है मेहनत करते हुए, ठीक है, ये देखा है कि मम्मी प्याज टमाटर के लिए भी बार्गेन कर रही होती हैं। पापा को देखा है कि भाई पापा 8-8 10-10 दिन, मेरे पापा गवर्नमेंट एग्जाम जॉब में थे, नहीं आ पाते थे क्योंकि बेल्ट की जॉब होती थी वो। और मतलब इस तरह की चीज होती थी कि जब ट्यूशन अगर हम ले रहे हैं तो सोते सोते मम्मी को मैंने सुन रखा है कि यार अभी ट्यूशन इसके ज्यादा चल रहे हैं, पैसा ज्यादा लग रहा है, आज चटनी बनाई है तो आज सब्जी नहीं बनाएंगे। मतलब आपने अगर इस तरह की चीजें सुनी है, आप बाहर गए हो और आप, लॉन टेनिस खेला था लगभग 6-7 साल, और हम पैदल जाते थे कि 3-3.5 किलोमीटर ही था, ज्यादा दूर नहीं था। 10-15 रुपए का उस टाइम ऑटो होता था, वो भी नहीं करते थे, बचाते थे। मम्मी कहती थी बेटा इसका ऐसा करो जूस पी लो आप, क्योंकि जूस तो पीना ही, पैदल चलते हैं। तो आपके दिमाग में हमेशा आएगा यार ये कौन व्यक्ति हैं जो ये बड़ी गाड़ी में चलते हैं, या ये करते क्या हैं। मेरे बहुत आता था ये, कि आपके भी बहुत आया होगा बचपन में कि यार ये वाली गाड़ी कौन खरीदता है, ये लोग कौन हैं, ये कौन है। तो तब आपके थोड़ा क्यूरियोसिटी जागता है। और मैं तो फिर से बोलूंगा, मेरे तो खुद का आईआईटी में नहीं हुआ था। आपके मार्क्स कभी देखो, अच्छे कॉलेज में जाओगे कम पैसे लगेंगे प्राइवेट से रिलेटिव में, ठीक है, सरकारी कॉलेज मिलेगा आपको, अच्छा माइंड मिलेंगे चारों तरफ, तो आप भी और मेहनत करोगे डेफिनेटली। सारी चीजें आईआईटी के अंदर जाओगे, अगर स्टार्टअप भी खोलना चाहते हो, एक अच्छा आपको एलुमनाई नेटवर्क मिलता है, इन्वेस्टर्स वगैरह जल्दी मिल सकते हैं। पर आपके अंदर अगर यूं है ना कि यार हाँ मेरे को कुछ तो बड़ा निकालना है, इस पृथ्वी पे आया हूँ, अगर भगवत सिंह जी को भी देखोगे, महात्मा गांधी जी को भी देखोगे, B.R. अम्बेडकर जी को देखोगे, इनको कोई हाई पैकेजेस नहीं मिले थे। इनफैक्ट घर से दूर रहना पड़ता था, पनिशमेंट भी इन लोगों को मिलती थी, टॉर्चर किया जाता था, उसके बावजूद ये अपनी चीज के लिए बहुत पैशनेट थे, क्योंकि पैशन का मतलब है सफर टू सफर फॉर अ वर्थवाइल कॉज। एक ऐसा सपना जो कि आपकी जिंदगी से बहुत ज्यादा बड़ा हो, जिसके लिए आप खुद को कुर्बान कर सको। आपकी जिंदगी का वो सपना क्या है। और रॉन्ग इन्फ्लुएंस में मत आ जाना यार। काफी बार छोटे बच्चे होते हैं रॉन्ग इन्फ्लुएंस में, अरे मेरा दोस्त ये कहता है उसको पता है, मेरे दोस्त के पापा ये कहते हैं उनको पता है, अरे वो ये कहता है आपके पापा मम्मी जो कह रहे हैं ना वो सही है। हो सकता है उनको नॉलेज कम हो, पर उनकी नीयत और इंटेंशन कभी गलत नहीं हो सकती। ठीक है। तो काफी बार आज के बच्चे, सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, पहले तो आप सिर्फ पड़ोसियों को देख के जेलस होते थे, अब आपका ड्रेक से लेके बड़े बड़े क्रिकेटर से लेके हर एक व्यक्ति अपनी लाइफ की बेस्ट चीज दिखाता है। आप इंस्टाग्राम जाओगे तो भाई रोल्स रॉयस और फरारी से नीचे कोई गाड़ी नहीं दिखेगी आपको रील्स के अंदर। आपको सुंदर सुंदर मॉडल्स दिखेंगे, और फिर आप आपको शीशे में देखोगे और अपने घर परिवार को देखोगे, आपको नेगेटिव फीलिंग आएगी। तो आपको ये देखना है मैं अपने इस बुद्धि के अंदर डाल के रहा हूँ, वही 24 घंटे को देख लिया करो आप क्या कर रहे हो, क्या अंदर फीड किया आपने। ठीक है। और एक्शन यार लेने पड़ेंगे। आप हाँ स्लो हो सकते हो कि भाई नहीं अभी नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, कॉलेज गंदा मिल गया, कॉलेज में भी कुछ नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, 3 साल 4 साल गवर्नमेंट एग्जाम मुखर्जी नगर में मेहनत कर ली, 27-28 साल की उम्र हो गई। अब कभी ना कभी एक ऐसा देखो, 25 के बाद हर व्यक्ति मेहनत कर रहा होता है। एक लेबरर है, ठीक है, वो भी 8 से 10 घंटे की मेहनत करता है, एक छोटे इंजीनियर भी 8 से 10 घंटे की मेहनत करता है, एक अच्छा डॉक्टर, बड़ा इंजीनियर, लॉयर, जर्नलिस्ट भी 8 से 10 घंटे की मेहनत करता है, कंपनी का फाउंडर भी 8 से 10 घंटे की मेहनत करता है। पर एक लेबरर की दिहाड़ी होती है 500 से 700 रुपए, और फाउंडर होता है उस। हार्डवर्क सबको करना पड़ेगा। प्रश्न ये है किसने कितना पहले स्टार्ट किया और राइट अपॉर्चुनिटी क्रैक करी। आपको बीच में स्टेयरिंग व्हील भी घुमाना पड़ेगा, इन द सेंस कि सब लोग दिल्ली टू मनाली जा रहे हैं, सब लोग दिल्ली टू मनाली जा रहे हैं, सब लोग आईआईटी जेई कर रहे हैं, सब लोग अपना जॉब सेक्टर, सब लोग अपना गवर्नमेंट एग्जाम्स के पीछे जा रहे हैं। अगर आपको नया रास्ता लेना पड़ेगा, आगरा हाईवे की तरफ मोड़ लो जहाँ कोई नहीं जा रहा, बहुत लोग जा रहे हैं पर कोई नहीं जा रहा, एक नया रास्ता। 10 लाख की रेस में भागो ही मत, 100 लोगों की रेस में भागो। इधर यू कैन बी द बेस्ट
इधर यू कैन बी द फर्स्ट और यू कैन बी द बेस्ट। फर्स्ट होना आसान है और साथ में फिर उसको आप मेंटेन कर लेते हो और बढ़िया चीज है। बी मोर क्रिएटिव, ठीक है, बाकी लोग जो कर रहे हैं उसको और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं क्या। आप जितने भी ये बड़े ब्रांड्स अगर आप देखोगे, सब बहुत टाइम लगेगा, चाहे हम जोमेटो की बात करें, ओयो की बात करें, ओला की बात करें, उबर की बात करें, ये सारे आप ऐसी एप्लीकेशन हैं जिनके खुद के एसेट्स कुछ नहीं है, अगर सिर्फ डिजिटल एसेट्स हैं। खाने वाले लोग पहले से थे, रेस्टोरेंट पहले से थे, जोमेटो बीच में बिचौला बन के आ गया, टैक्सीज पहले से थी, ठीक है, आपके रिक्वायरमेंट पहले से थी, ओला उबर बीच में आ गए, होटल्स पहले से थे, टूरिस्ट पहले से थे, रिक्वायरमेंट पहले से थी, ये आपका ओयो आ गया है। आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पहले से थे, टीचर्स पहले से थे, पढ़ने वाले बच्चे से पहले थे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए, बिचौले प्लेटफॉर्म्स। इनमें एक बार प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट के बाद इसको एक्सपेंशन का जो खर्चा है, ठीक है, वो कम होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक रेस्टोरेंट खोला, 15 लाख रुपए लगे, दूसरे में भी 15 लगेंगे, तीसरे में भी 15 लगेंगे, चौथे में भी 15। ये टिकटॉक के डाउनलोड्स की तरह है, एक साल के अंदर आप बहुत सारे, थोड़ा यूनिक सोचें। इस डेकेड या फिर सेंचुरी का ब्रह्मास्त्र टेक्नोलॉजी है। जी, ठीक कहा आपने। आपने एक बीच में बात कही थी जैसे कॉलेजेस के बारे में कहा था कि गवर्नमेंट कॉलेज हुआ तो कम फीस लगेगी है। तो मेरा एक प्रश्न है आपसे कि क्या किसी विद्यार्थी की क्षमता हम उसके कॉलेज के नाम से या ग्रेड्स या परसेंटेज उसने कितने पाए हैं अपने स्टूडेंट लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, उससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं उस विद्यार्थी की क्षमता की? वो महाभारत में है ना, जब युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच में, तो सबने कहा यार कृष्ण जिनकी साइड में होंगे ना, प्लस उनकी सेना, कृष्ण की सेना बहुत बड़ी थी, तो वो व्यक्ति जीत जाएगा। तो ये कौरव पांडव दोनों जाते हैं कृष्ण के पास और कृष्ण कहते हैं यार देखो मुझे तो आप दोनों प्यारे हो, तो या तो आप मुझे ले जाओ निहत्थे, या फिर आप मेरी पूरी सेना ले जाओ। तो कौरवों ने देखा रेज्यूमे, अच्छा रेज्यूमे वाइज तो सेना बड़ी लग रही है साइज में, तो रेज्यूमे वाले आ जाओ मेरी तरफ। और पांडवों ने देखा कि भाई बंदे में कैलिबर कितना है, डेडिकेशन कितनी है, नॉलेज कितनी है, और कृष्ण जी को ले गए। और हमें पता है युद्ध में क्या हुआ, ठीक है। तो सिमिलरली मैंने भी यार ये चीज मैंने खुद बहुत इतने करीब से देख लिया अब इस चीज को, सभी एम्प्लॉयर्स ने एक्चुअली देखा होगा। पहले मैं क्रेडेंशियल्स के हिसाब से लेता था, मैं जेन्युइनली मैंने सेम प्रोफेशन में ऐसा देखा है कि एक बच्चा आईआईटी दिल्ली का है, बहुत अच्छी ब्रांच है, एक व्यक्ति है जो कि उतने अच्छे कॉलेज का नहीं है, ठीक है, और ये वाला बच्चा मेरे को, जो छोटे कॉलेज का बच्चा है, वो बहुत मल्टीपल टाइम्स आउट परफॉर्म कर रहा है आईआईटी वाले बच्चे को। मतलब मैं थोड़ा देख के शॉक हुआ यार, आईआईटी वाला बंदा ज्यादा मेहनती होना चाहिए था, इसने तो पहले पढ़ाई ही नहीं करी। पर एक पर्टिकुलर टास्क में कौन, देखो एक व्यक्ति होता है जो कि 9 to 5 की जॉब करता है, ठीक है, उसे अगर वॉशरूम भी जाना होगा, लोगों से बात भी करना होगा, तो वो ऑफिस के टाइम में करना चाहेगा, ठीक है, वो हर एक, उसे बस पैसा लेना, अपना निकलना है। एक व्यक्ति होता है जो कहता है भाई मैं चाहे 9 बजे आया, 10 बजे आया, मेरा रात के 11 बजे तक काम नहीं हुआ, वो नहीं जाता, ठीक है, प्लस उसका मन में आपका डेडिकेशन दिखता है, उस व्यक्ति को आप छोड़ना ही नहीं चाहते। हर ऑर्गेनाइजेशन में जो ऊपर बैठा है वो चाहता है कि मैं किस व्यक्ति को, कभी भी यार हम हेलीकॉप्टर हायरिंग नहीं कर रहे होते। हेलीकॉप्टर मतलब बाहर से मैं किसी व्यक्ति को एक पोजीशन के लिए हायर करूं, उससे बेहतर है कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पहले से हो, उसको मैं प्रमोट करूं। तो अगर आप वो व्यक्ति हो जो कि यार बहुत मेहनत करता है, आपको कहीं भी छोड़ दो, ठीक है, आप अपने मन के साथ जहाँ शिद्दत से लगोगे, उस ऑर्गेनाइजेशन के तो टॉप पे आप पहुंच सकते हो। तो डेफिनेटली तभी प्रोबेशन पीरियड का भी यार काफी कंपनी रखती हैं, 1 महीने 2 महीने काम करा के देखती हैं पहले कि अच्छा काम करोगे तभी आपको परमानेंट रख रहे होंगे। तो हाँ, क्रेडेंशियल्स इंपॉर्टेंट होते हैं एंड उससे आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है, क्योंकि भाई जब 5,000 एप्लीकेशन आई हैं तो आप फिल्टर लगा ही देते हो कि यार आईआईटी के बच्चे कौन से हैं, फिल्टर लगा देते हैं। पर नेसेसिटी नहीं है कि आपको हमेशा यूं ही देखो कि यार ये फलाना बड़ी कंपनी में काम करता था, तो वो आप काम करवा के जी ही देख पता चलता है कि कितना अच्छा काम करता है व्यक्ति। जी जी। और जैसे कि आप जानते हैं इस वक्त, के साथ साथ विल भी होनी चाहिए, मतलब हाँ हाँ, ये आपने ठीक कहा। पर ये विल की बात जब हम देखें, ऑनलाइन एजुकेशन में ये विल बनाना बहुत मुश्किल है। इस समय जब कोविड महामारी चल रही है, सब कुछ ऑनलाइन में तब्दील हो चुका है। ऑनलाइन एजुकेशन जब हम देखते हैं तो स्कूल क्या, कॉलेज से लेकर रिसर्च वर्क, हर चीज़ अब ऑनलाइन हो चुकी है।
तो आपके अनुसार ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन में आपको कितना अंतर नजर आता है, और आपके हिसाब से कौन बेटर था या कौन ठीक था? कोई भी किसी का मार्केट 100% एक्वायर नहीं कर रहे होंगे, तो वैसे काफ़ी जगह खुल गए हैं, लोग ऑफलाइन जाना वापस स्टार्ट हो चुके हैं। आई गेस एक इवेंचुअली दोनों का एक बैलेंस रह रहा होगा। जैसे जो छोटे बच्चे हैं जिनका खुद के ऊपर कंट्रोल कम होता है, उनके लिए ऑन ऑफलाइन जो सेंटर हो गए, हाइब्रिड सेंटर हो गए। हमने रिसेंटली 3 हाइब्रिड सेंटर लॉन्च किए। ऑफलाइन ऑनलाइन का मिश्रण है, बच्चा जाके ऑफलाइन पढ़ता है, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, अगर बीमार है, पुराने देखने सब देख भी सकता है। तो वो बेटर होते हैं। पर वहीं पे एक व्यक्ति होता है जो ग्रेजुएशन पे है, कोई कैट की प्रिपरेशन कर रहा है, गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, जीआरई की प्रिपरेशन कर रहा है। ये वो बच्चा है जो पहले भी 11वीं 12वीं में कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर चुका है, थोड़ी उम्र बड़ी हो गई है, मैच्योर है। जैसे पता है ट्रैवलिंग में 2 घंटे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं घर में बैठ के पढ़ लूँ। तो उन लोगों के लिए ऑनलाइन भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। काफी सारे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं अपना ऑनलाइन ही तैयारी कर लेते हैं। तो छोटा बच्चा है, उसको थोड़ा ऑफलाइन का ग्रिप जरूरी चाहिए होता है। स्पेशली अगर जेई नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वो प्रिपेयर कर रहा है। एक बड़ा बच्चा है, वो चाहे तो ऑनलाइन में भी इजीली एक अच्छा पोर्शन है जो कि ऑनलाइन, स्पेशली अगर हम केट कैट और गेट और जीआरई की बात करें, ऑनलाइन पढ़ लेते हैं बच्चे। जी। इन्हीं आपके एग्जाम से मुझे एक बात याद आई कि इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी विद्यार्थी तैयारी करते हैं, वो एक तरह से अपने आप को एक रेस में देखते हैं। एक ऐसी रेस में जहां अन्य सारे बच्चे, सारे विद्यार्थी उनके प्रतिद्वंदी हैं, ना कि उनके दोस्त। तो उस समय काफी विद्यार्थी जो है तनावपूर्ण वातावरण में होते हैं जब वे तैयारी कर रहे होते हैं। और ये भी संभव है कि जितनी मर्जी मेहनत कर ले, सफलता हर बार उस विद्यार्थी के कदम चूमे, ये कोई पक्का नहीं है। तो आपके अनुसार इस पूरे व्यवस्था में दोष किसका है? क्या ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम सच में इतने भयानक हो चुके हैं कि बच्चों को ये डरा रहे हैं, या फिर बच्चों को इनसे लड़ने या इन्हें समझने का एक नया तरीका देखना पड़ेगा? बहुत ड्रामेटिक हो गए क्वेश्चन पूछते हैं यार। तो हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम डेफिनेटली थोड़े हार्ड हो गए हैं, रिसोर्सेज बहुत इजीली अवेलेबल हैं। 2014-15 में कोई यूट्यूब वीडियोस नहीं होते थे। अब क्या है, रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं पर इक्वल डिस्ट्रैक्शंस भी अवेलेबल हैं। तो जो व्यक्ति डिस्ट्रैक्शन के चपेट में आ गया, जो मेजोरिटी बच्चे होते हैं, तो दिक्कत आ गई। और जिस बच्चे ने भाई सिर्फ रिसोर्सेज पकड़ के रखे, वो बच्चा खींच रहा होगा। ठीक है। और कंपटीशन तो यार डेफिनेटली बहुत ज्यादा है। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ, अगर आप बचपन से कोई काम कर रहे थे 4 5 6 साल, कि भाई 6 साल से गाना गा रहे थे और 11th 12th में और गाओगे तो पक्का इंडियन आइडल में हो जाओगे, तो डेफिनेटली उसके लिए जाओ। 11th 12th में और खेलोगे तो पक्का रणजी ट्रॉफी में सिलेक्शन हो रहा होगा, तो पक्का क्रिकेट खेलते रहो, क्योंकि वो एक अच्छी रेस है, कम लोग उसमें भाग रहे हैं फिर भी। पर आप वो बच्चे हो जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मतलब कुछ और आता ही नहीं, सिर्फ पढ़ाई आती है, तो 11th 12th में अपनी औकात बढ़ाने का कुछ ही माध्यम है। यहाँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में एक अच्छा रिजल्ट लेके आओ, बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा रिजल्ट लेके आओ, फिर एक बेहतरीन कॉलेज में पहुंचो। और एटलीस्ट कॉलेज में जाके ये गलती मत करना कि सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हो। वो तब करना अगर सिर्फ कॉलेज की प्लेसमेंट में ही आपका सच्चा प्यार है। नहीं है तो एटलीस्ट कॉलेज के 4 साल एक साइड हसल जरूर रखना। ठीक है। तो पूछते हैं गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए क्या कॉलेज में? डेफिनेटली, पर वो साइड हसल वाली महिला जरूर हो। ठीक है। तो वहां पे आप काफी चीजें सीखोगे। आपका एक चीज फैक्ट मैं बता देता हूँ, आपका कॉलेज का रिलेशनशिप चले ना चले, उसकी कम प्रोबेबिलिटी है स्टार्टअप चल सकता है। ठीक है। क्योंकि वहां पे आपका जी 100% कंट्रोल है। जी जी। इसी के साथ एक और प्रश्न मेरे दिमाग में आता है कि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं, तो बच्चे तो ये भी दिमाग में लेके चलते हैं कि यदि एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो क्या। तैयारी करने की जगह बच्चे तो पूरे दिन यही सोचते रहते हैं। तो ऐसे में आप क्या सलाह देते हैं बच्चों को? भाई अपना 100% दो। ये गिल्ट ये नहीं रहना चाहिए कि यार अपना 100 नहीं दिया। ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता 100% देने के बाद भी, तो पता चल गया पढ़ाई हमारे लिए थी नहीं, कुछ और करना होगा हमें। कितना सिंपल हो गया, एक रास्ता बंद ही हो गया ना आपको। आपने अपनी पूरी जी जान लगा दी, आप 8 से 10 घंटे पढ़ सकते थे, आपने 1 साल 1.5 साल 2 साल पूरी मेहनत करी, आपने ड्रॉप ईयर में पूरी मेहनत करी, उसके बाद भी अच्छा नहीं हुआ, मतलब पढ़ाई आपके लिए नहीं है। और ऐसा हो नहीं सकता कि आपने इतनी मेहनत करी हो तो वो चीज क्रैक ना हो, पर फिर भी अगर नहीं हुई तो पढ़ाई आपके लिए नहीं है। अब हम कुछ और देखेंगे। अपने चारों तरफ देख लो, सारे इंजीनियर डॉक्टर नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है। तो बहुत सारे मेजोरिटी लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो ना तो इंजीनियर हैं ना डॉक्टर हैं, मतलब हो सकता है उन्हें डिग्री करी हो, पर वो प्रोफेशन वो आगे परसू नहीं कर रहे हैं। ठीक है।
कभी भी लोड नहीं लेना यार, अपना दो बेस्ट। गिल्ट तब रहेगा जब आपको ये पता होगा मेरे पास टाइम था, मेरे पास रिसोर्सेज थे, घर वालों ने पैसे भी लगाए थे, पर उसके बावजूद मैं अपना सिलेक्शन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि 10 घंटे पढ़ने की जगह मैं तो 1-2 घंटे में ही फिर हो जाता था। घंटे कोई मेजर नहीं होता कि कितना आप अच्छा पढ़ रहे हो, पर भावना समझ गए आप, राइट? जी। अब आप यूट्यूबर हैं और वो भी एक प्रभावशाली यूट्यूबर हैं, तो आपका सोशल मीडिया में रहना तो स्वाभाविक ही है। और जब आप सोशल मीडिया पे रहते हैं तो सोशल मीडिया का प्रेशर भी आपको संभालना ही पड़ता होगा। तो आप इस सोशल मीडिया प्रेशर को कैसे संभालते हैं? या फिर इसे दूसरी तरह पूछूं कि आप बच्चों की आशाओं पर कैसे खड़े उतरते हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपकी बातों को फॉलो करते हैं और बहुत अच्छी तरह उस पर अमल करते हैं। तो प्रेशर कैसे आप इस प्रेशर को संभालते हैं? प्रेशर नहीं होता यार। आप नेहा के साथ डेट पे जा रहे हो, आपको प्रेशर लगेगा? कैसी बात कर रहे हो? बैंक जेब में आपके पास कॉफी के पैसे नहीं है तो लग सकता है, पर मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट आप हर दिन खड़े होते हो तो आपको पता होता है कि यार एक चीज को आप ये करना है, अगले 1 महीने में ये करना है, अगले 3 महीने में करना है। बच्चों की अपेक्षाएं होती हैं, वो तो अच्छी बात है ना। इट इज हार्ड टू कीप गोइंग व्हेन नो वन इज क्लैपिंग फॉर यू। वो शुरुआत का टाइम होता है, आप कुछ काम करते हो पर कोई तालियां नहीं बजाता है। आपने जब 3-4 या एटलीस्ट 2-3 साल उस पर मेहनत कर ली है, और लोग अब आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि 2 साल की जेई की मेहनत के आप कॉलेज में पहुंच गए, तो अब हर अरे बेटा हमारा आईआईटी मद्रास, तो हर कोई अप्रिशिएट कर रहा है, या फिर अब आपने अपना स्टार्टअप खड़ा करा है। लोग जब अप्रिशिएट करेंगे तब चलना मुश्किल नहीं है। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि यार अब क्या करें, अब क्या करेंगे, ओहो आज तो बच्चों ने ये मांग लिया अब कैसे होगा। नहीं, हाँ, मजा आता है वो। मतलब मुझे ये नहीं पता कि इसके अलावा और क्या करूं। ओके। हम कर ही इतना रहे हैं कि नहीं पता कि इसके अलावा क्या करें। और मुझे सही में नहीं पता। मतलब मैं ज्यादा कहीं घूमा भी नहीं हूँ, कहीं घूमा भी हूँ तो अभी आई गेस ये 76-77 सेमिनार है आईआईटी मद्रास का। बस सेमिनार्स के चक्कर में घूमा हूँ मैं। कॉलेज बैक घर, तो उसमें भी बीच में कोरोना आ गया। और या कहीं पे हमने कुछ सेंटर वगैरह खोले वहां पे। मतलब काम ही रहता है पूरे दिन और मजा आता है बहुत। तो दैट्स इट। जी, जी। ये तो बात आपने ठीक कही कि कोविड की वजह से हम आपको बुला नहीं सके, नहीं तो आप जो है हम आपको आईआईटी मद्रास में बुलाते हैं और एकदम फिज़िकली आपसे बात करते, वो ज़्यादा अच्छा होता। एक और बात है कि जब आप यूट्यूब पर रहते हैं, तो एक यूट्यूब वीडियो बनाने में, एक नॉर्मल वीडियो बनाने में कितनी मेहनत, कितनी रिसर्च वर्क, कितना कुछ आपको करना पड़ता है केवल एक 10 मिनट की वीडियो बनाने के लिए भी? डिपेंड करता है आप किस टाइप का कंटेंट बना रहे हो। एक क्रिएटर होता है जो कैरी मिनाटी बीबी की वाइन्स की तरह महीने में एक वीडियो लगाएंगे, पर वो एक ऐसा होगा जो कि मैसिव ऑडियंस तक पहुंच रहा होगा, चाहे 10 साल का बच्चा हो या 70 साल के बुजुर्ग हो, हर कोई देख सकता है उसको। वहीं एक क्रिएटर होंगे टेक्निकल गुरुजी जैसे, जो दिन में 2 वीडियो भी डाल रहे होंगे। तो एक दो डाल रहा है, एक महीने में एक डाल रहा है। वो कुछ ऐसा नहीं है कि एक 10 मिनट के वीडियो में कितना एनर्जी लगता है। कभी कभी 10 मिनट का वीडियो 3-4 घंटे में भी बन जाता है। कभी कभी होता है कि उसी को बनाने के लिए आपने 2 दिन 3 दिन में लगा दिया। एजुकेशन में इससे ज्यादा नहीं लग रहा होता। बाकी जब पढ़ाना होता है कि भाई आपको पढ़ाना ही है, तब तो कुछ नहीं, 2 घंटे का वीडियो लाइव आ जाओ, 2 घंटे ही लगते हैं, क्योंकि 2 घंटे पढ़ाया खत्म। दैट्स इट। आप कुछ बाकी या फिर आगे आने वाले यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर्स को कोई सलाह देना चाहेंगे? क्या सलाह दूंगा? अगर बनना चाहते हो तो आ जाओ, बन जाओ, कंटेंट डालो, कंसिस्टेंट रहो, और बहुत अच्छा लगेगा आपको। ऐसे, मतलब आप ये मुझसे कह रहे हो कि मैं आपको बोल दूं कि आप अपनी नेहा को प्रपोज कर लो? अरे जिसको कर रहा होगा उसको रोके ही नहीं रुकेगा वो। मतलब मैं यूं बोलूँ ना, कोई नहीं बनेगा। जिसको बनना है वो बनेगा, तो वो रोके ही नहीं रुकता वो। हाँ। चलिए, इसी के साथ अब मैं ऑडियंस क्वेश्चंस की तरफ जाता हूं। तो सेकेंड ईयर स्टूडेंट आईआईटी मद्रास रुचि जो है आपसे एक प्रश्न पूछती है कि वो आपकी कौन सी ऐसी जिद थी जिसने आपको 22 साल की उम्र में ही करोड़पति बना दिया? ये लालची सुनने में लगता है करोड़पति बना। नहीं, कोई जिद नहीं थी। जिद तो प्लेसमेंट्स छोड़ा था पेरेंट्स को समहाउ कन्विंस करके, जिसे कन्विंस करने में साल लग गया था लगभग। और तो कुछ नहीं। जब भाई आप यूँ कह सकते हो, हमारी पहली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट आई थी, वही 40 लाख का पैकेज लेके।
और मुझे लगा मेरे दोस्त का 40 लाख था, इसको तो कुछ आते इसको कैसे मिल गया, तो क्या हमारा भी लग सकता था, हमें भी बैठना चाहिए था। तो फिर आपको लगता है कि अरे यार बहुत कुछ पीछे छोड़ दिया। और उस टाइम ये भी नहीं पता होता कि 40 में कितना बेस है, कि मैंने तो सीधा 40/12 करा, अरे यार 3 लाख अच्छा पैकेज है। तो आ, फिर आप ज्यादा तेज भागते, जैसे डॉगी पीछे भाग रहा हो तो बहुत तेज भागते हैं ना, डबल से। तो कुछ वैसा सा ही हुआ। और आप ये तो क्या, बस एक चैलेंज आया था, थोड़ी उम्र छोटी थी, 19-20 साल, तो बुजुर्ग होते हैं ना 35-40 साल के टीचर, ये कन्विंस नहीं होते थे कभी भी, ये आप एक चैलेंज फेस करोगे। तो वहां पे मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप एक बुजुर्ग ने ही दी, कि अपने साथ आप वो लोग जोड़ो जो कि आपसे यंग हो। अब मेरे को टीचर्स लेके आने थे, बच्चे थोड़े न, पर फिर भी समहाउ ऐसे लोग देखे जो कि 22, 23, 24 साल की उम्र के रेंज में हों, जो कि अपने करियर का शुरुआत कर रही हूँ, भूख हो उनके अंदर, ऑलरेडी खा पी के ना बैठे हों। ठीक है, तो ऐसे कर करके टीम बनाई। पहली टीम 17 लोगों की थी, विदाउट सैलरी। 2 महीने में वो पूरी टीम उड़ गई, सिर्फ एक व्यक्ति रहा। लर्निंग मिली कि पैसा बहुत जरूरी होता है क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि हाँ जी बिना पैसे के भी हम एजुकेशन में काम करेंगे, करता कोई नहीं है। तो वहां से समझ में आया कि मेरे को कैपिटल अर्न करना बहुत जरूरी है, इनको सैलरी देंगे तभी बच्चे को फ्री एजुकेशन मिल रही होगी। तो वहां से फिर हमने दोबारा जीरो, एक जो बंदा बच गया था, 2 बंदे, 3 बंदे, 4 बंदे, 5 करके ऐसे आज हमारे पास 200 लोग हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। मजा आ रहा है बस। अब वही है, अब आपको पता है 200 लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं। आप पूछ रहे थे बच्चे आपसे डिमांड, मेरे को ये भी पता है 200 लोग मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनको मंथ की सैलरी जानी जरूरी है, उन्होंने ट्रस्ट किया है हमारे ऊपर, तो आप वैसे ही भागने लग जाते हो। मतलब अब बहुत सारे साइकिल अपने आप चल रहे हैं। ठीक है, आप रुक नहीं सकते अब। दैट्स इट। तो पर हाँ, ये विजन है, 30 साल की उम्र तक भागेंगे, हम्म। 30 के बाद खेती करेंगे। जी जी। हम्म। दूसरा प्रश्न रौनक, एक हमारे दर्शक है, वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप अपने कौन से गुरु से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं और क्यों? कोई सिंगल गुरु तो होते ही नहीं, काफी बार कोई बुक के ऑथर पसंद आ जाते हैं, कभी कोई टेड टॉक पसंद आ जाती है, कभी किसी फाउंडर की टॉक पसंद आ जाती है, कभी कोई पुराने टीचर की एक बात होती है ना, कभी मतलब पेरेंट्स रोज हर चीज बोलते हैं वो भूल जाते हैं हम, पर एक दो लाइनें चिपक जाती हैं दिमाग में। कभी कोई पेरेंट्स की चीज अच्छी लग जाती है। फिर मेरे पेरेंट ने एक बार मुझे कहा था कि भाई जिंदगी में हर एक चीज से सीखो, कुत्ते की देखो नींद कितनी अच्छी होती है, एकदम से खड़ा हो जाता है, एकदम से सो जाता है। पेड़ होता है 70 साल की उम्र में भी वो उगता है, नई पत्तियां लेके आता है। तो लाइफ में ग्रो करते रहो, ऐसा नहीं कॉलेज खत्म हो गया बस सेमेस्टर की, अब किताबें नहीं, अब कुछ नहीं पढ़ेंगे। तब तो अब पापा ने कहा था 18 साल की उम्र में आपकी उम्र 0 है, तो अब 24 तक मैं 6 साल का हो गया हूँ, अब उम्र छोटी है, मतलब बहुत कुछ सीखना है अभी। तो अपने आप को हमेशा, स्टीव जॉब्स ने भी ये कहा है ना, बी फुलिश एंड बी हंग्री। तो आप फुलिश रहते हो तो मतलब मुझे कुछ आता नहीं, तो आप अगले व्यक्ति से बहुत कुछ सीखने की कोशिश करोगे पूरे टाइम। और हंगर तो चाहिए, बिना हंगर के आपको भूख होगी ना तो आप सूखी रोटी भी खा जाओगे, गरम करके ऐसे, या बिना गरम करे भी खा जाओगे। आपका पेट भर रखा होगा ना, और आपको मैं यूँ हम्म। बोल दूसरे रूम में बिरयानी है, बस जाके ले, आप उठोगे ही नहीं अपने पेट से। तो भूख बहुत अच्छा। जरूरी है, हंगर जरूरी है। और लकीली हम सारे, मेजोरिटी लोग लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, तो भूख की कोई कमी है ही नहीं इंडियन बच्चे में। तो बस जी। भागना है। गलत दिमाग में डाल क्या रहे हो, दिन की शुरुआत व्हाट्सएप इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन से हो रही है तो गलत बात है। मैं एक क्रिएटर हूँ, मेरी हो तो अच्छी बात है। दो चीज तो दो तरीके से बोला जा सकता है, एक क्रिएटर होता है, कंज्यूमर होता है। या फिर इसको प्रोफेशनल में यूं भी बोले देते हैं, अबव द एपीआई बिलो द एपीआई। भी एपीआई समझते हो ना, इंजीनियर सारे, ठीक है। तो एपीआई, जैसे अगर मैं उबर एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ टैक्सी के लिए, तो मैं बिलो द एपीआई हूँ, क्योंकि मैं उनकी एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, और वो जिसने बनाया वो अबव द एपीआई है। मैं अगर जोमेटो को यूज कर रहा हूँ खाना मंगाने के लिए, तो मैं बिलो द एपीआई हूँ, जिसने बनाया वो अबव द एपीआई है। तो हमेशा कोशिश करो आप कुछ ऐसा बनाओ जहां पे आप अबव द एपीआई आ सको। ठीक है, तो सोशल मीडिया हमारे लिए अच्छी चीज है, पर बाकी सब लोगों के लिए इतना अच्छा नहीं होगा अगर आप उसे राइट वे में कंज्यूम नहीं कर रहे हो तो। ठीक है, जी मैं जी। बहुत आ, कंज्यूम करता हूँ सोशल मीडिया। मेरे को तो यूं लगता है किताब से आज के दिन कम। टाइम इज चेंजिंग सो फास्ट दैट नो बुक कैन कैच अप। तो ऐसे में अब पिछले 2 महीने में क्या ट्रेंड बदला है, इसके बारे में पता नहीं किताब सबके कब आएगी तो वो चीज तो अब ट्रैक वाइज वहीं से होगी। तो दैट्स इट।
ट्रेंड की बात आपने की, तो आपके एजुकेशन टेक जो है, आप अगले 5 साल में से कहाँ देखते हैं? ये भी हमारे एक दर्शक का प्रश्न है। देखो इवेंचुअली आप कोई भी किसी भी डोमेन में देखो, इवेंचुअली सॉरी इनिशियली बहुत सारे प्लेयर्स आएंगे, छोटे छोटे गेम खेलेंगे, हम इस आइडिया के साथ गेम खेलेंगे, हम इस आइडिया के साथ खेलेंगे, हम इसके साथ खेलेंगे। 10 years डाउन द लाइन सारे के सारे गायब हो जाते हैं, मात्र 2-3 प्लेयर बचते हैं। ठीक है। और वो यूजुअली वो प्लेयर्स होते हैं जिन्होंने सिंपल सोचा होता है। सिंपल इन द सेंस, एक प्रॉब्लम है और उसका एक सॉल्यूशन होना चाहिए। एक बच्चा पढ़ने आया है तो उसको बेस्ट तरीके से कौन पढ़ा पा रहा है और रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, वो जीत जाएगा। काफी सारे स्टार्टअप्स आज के दिन है $1 बिलियन वर्थ ले रखी है, पर उनका एकमात्र ध्यान यहाँ पे था पिछले 4-5 सालों में कि हम यूजर्स कैसे एक्वायर करें। एक बार बच्चे ने पैसे दिए नहीं, भूल जाते थे कि वो बच्चा उसने एडमिशन भी लिया है क्या। अब वो सोच रहे हैं आईपीओ कैसे निकालें हम, क्योंकि फाउंडर के दिमाग में क्या है, आईपीओ निकालूं, एग्जिट कराऊं सबका। वो अपनी तरफ से सही सोच रहा है, पर वो बिजनेस सस्टेन नहीं करेगा। तो इवेंचुअली वो लोग जीत रहे होंगे जिनका प्रोडक्ट जेन्युइनली ठीक होगा 10 years डाउन द लाइन। उन्हें आप बिग शार्क्स बोल सकते हो। ठीक है। और वो कैपिटल से नहीं होता, वो आपका प्रोडक्ट कितना ठीक है, क्या वो, जैसे बोला जाता है ना, वो मिठाई वाले बनो जो कि खुद की मिठाई खाता हो। आप खुद की दुकान की मिठाई नहीं खा रहे, आपका खुद का भाई है, उसे आप अगर अपना एजुकेशन रिकमेंड ना करो तो क्या ही एजुकेशन बनना है आपने। ठीक है। आप खुद का लैपटॉप अगर न, स्टीव जॉब्स अपने लैपटॉप पे बैठ के प्राउड ही फील करते होंगे कि आप बढ़िया लैपटॉप बनाया, यूं थोड़ी ना खुद का बना के माइक्रोसॉफ्ट का यूज नहीं। तो ऐसी चीज बनाओ जिसको आप खुद यूज करो, अपने बच्चों को दो, अपने भाइयों को दो, वो चीज सस्टेन करेगी। जी, मैं आशा करता हूँ कि अमित कुमार जी का प्रश्न ज़रूर जो है उन्हें उसका उत्तर मिल गया हो। तो अमन जी, इसी के साथ मैं अब इस वेबिनार का अंत में हम आ जाते हैं और इसी के साथ हम इस वेबिनार का अच्छी तरीके से जो है आपको विदा कहते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा ये सफ़र अमन जी के साथ यहीं समाप्त होता है और मैं संपूर्ण आईआईटी मद्रास की ओर से अमन जी का आभार व्यक्त करता हूं कि वह समय निकालकर हमारे बीच आए और अपने अनमोल वचनों से हम सभी का हृदय मनमुग्ध कर गए। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी, बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ आज इस समय जुड़े और हम आशा करते हैं कि आप उन्नति की सीढ़ियां यूं ही चढ़ते जाएं और खूब नाम कमाएं और यूं ही हमें जो है बातें नहीं बताए जाए और हम आपके पीछे आते आएंगे। थैंक तो यू। दोस्तों, और जी जी, बहुत ही बढ़िया लगा। आपको बोल रहे थे, मैंने बीच में रोक दिया। कोई बात नहीं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं भी आप सबसे इजाजत लेता हूं और आशा करता हूं कि आपका आने वाला दिन मंगलमय हो। खुश रहें, सुरक्षित रहें और सदैव यूं ही मुस्कुराते रहें जैसे अमन भैया मुस्कुराते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बाय।